Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called control and coordination. इस लेक्चर में कुछ बेसिक चीज जैसे कि अभी आप देखो सामने क्या लिखा हुआ है, हाउ डज द इफेक्टर या मसल्स कॉजेज एक्शन और मूवमेंट. भाई रिसेप्टर मैसेज लाया ब्रेन तक, ब्रेन ने एनालाइज कराया, ब्रेन ने मोटर न्यूरॉन्स को कहा ये करो. तो मोटर न्यूरॉन्स कैसे एक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि बॉडी या मसल्स मूव कर सके इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई. तो ध्यान से देखना, पहले वो कहना क्या चाह रहे हैं, ये नोट्स थोड़े से ध्यान से देख लेना. व्हेन अ मोटर नर्व इंपल्स, व्हेन अ मोटर नर्व impulse sent by the spinal cord sent by the spinal cord reaches the effector organ which are muscles. बच्चे ने कहा हमें नहीं समझ आया. Everything is controlled by brain, but most of the body parts are connected to spinal cords. तो मोटर न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज आता है और स्पाइनल कॉर्ड से जो मोटर न्यूरॉन्स फर्दर होते हैं वो बॉडी के उस ऑर्गन तक जाते हैं जहां पर एक्शन परफॉर्म करना होता है. मैंने बॉल फेंकी तो ब्रेन ने कहा बॉल आ रही है, ब्रेन ने आंखों को कहा फोकस और हाथ, हैंड आई कोऑर्डिनेशन. तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आपके हाथों को एक्टिव कर लेगा ताकि या तो आप बॉल से कैच करो या बॉल से बचो. डिपेंड करता है कि ब्रेन ने क्या एक्शन लेने को बोला है. कोई अगर आप क्रिकेट वगैरह नहीं खेलते हो और आपको कैच वैच करने का नहीं आता, कैच करना, तो कोई बॉल फेंक रहा है तो आपका ब्रेन कहेगा बचो. और अगर आप क्रिकेट खेलते हो और बहुत अच्छे लेवल पे खेलते हो तो कोई बॉल फेंकेगा तो आपका ब्रेन कहेगा कैच करो. दैट डिपेंड्स. ये सब ब्रेन, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व्स जो हैं आगे क्या करती हैं देखिए. नाउ we will now describe how muscle are able to move in response to the electrical nerve impulses. The muscles are made up of the muscles are made up of मसल सेल्स. जो आपने थोड़ा सा नाइन्थ में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं. मसल सेल कंटेन special proteins which can change their arrangement when stimulated by electrical impulses. जैसा इम्पल्स आएगा हम अपनी मसल को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे. दैट इज causing the muscle to change shape and contract. जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, दे पुल ऑन द बोन्स को एनर्जी देती हैं. बोन्स ऑफ द बॉडी पार्ट and make it to move accordingly. बस इसी चीज पे आपको ध्यान देना है. जैसा मैसेज आएगा बॉडी वैसी हो जाएगी. अब थोड़ा सा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ये बोलने में आसान होता है बट अगर आ जाता है ना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तब तुम्हें मेरी याद आएगी, तब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. तो ऑटो का मतलब हमने फोटोसिंथेसिस से भी देख लिया था, सेल्फ गवर्निंग, जो खुद से काम करे और पता भी ना चले. ऑटोमेटिक प्रेस गर्म होती है एक लिमिट तक, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाती है, आग नहीं लगने देती. तो याद रखना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मींस
सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम कनेक्टेड है ब्रेन से, बट आपकी कॉन्शियस को आपके ध्यान में भी नहीं होता और ये ऑटोमेटिकली काम करता रहता है. इट इज दैट पार्ट ऑफ पेरिफेरल सिस्टम विच कंट्रोल्स दैट पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जब लिखा हो तो PNS जरूर लिख देना. विच कंट्रोल्स the activities of the organs inside our body automatically. बहुत सारे ऐसे लगातार रेस्पिरेशन चल रहा है बॉडी में. रेस्पिरेशन का क्या रेट होना चाहिए, बॉडी में कोई चोट लग गई है तो वहां पर रिपेयर करने के लिए ज्यादा सेल्स चाहिए. ये सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम होता है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनसाइड द बॉडी ऑटोमेटिकली, लाइक, आप पहले समझो लाइक क्या क्या देखता है ये. इट टेक केयर्स ऑफ ब्रीदिंग, सांस आप ऑटोमेटिकली लेते हो. हार्ट बीट, अगर आपको हार्ट बीट आपका दिल धड़क रहा है बिना आपके उसके. ब्लड वेसल्स आर टेकिंग ब्लड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट. एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें खाना मूव होता है, बॉडी से वेस्ट बाहर निकलता है. उसके बाद और बहुत सारे हैं, डाइजेशन, स्वेटिंग एटसेट्रा. इन सब को वो और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो ऑटोमेटिकली बॉडी काम करती है. अगला, इसमें बस ये याद रख लेना, हमारी कॉन्शियस को नहीं पता चलता. आपका जितना मर्जी गुस्सा हो, आप जबरदस्ती अपनी हार्ट बीट रोक नहीं सकते, आप अपनी हार्ट बीट चला नहीं सकते. हाँ, वो एक्शन जो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो उन्हें बोलते हैं वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम. वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम में जो हम करते हैं दोज एक्शंस, ध्यान से देख लेना, जो हमारे ध्यान में होते हैं. ये डेफिनेशन जरा इंपॉर्टेंट है. दोज एक्शंस विच नीड थिंकिंग, सोच के जवाब देने वाले. झूठ सच, कल क्या बोला, इससे कैसे बात करनी है, उससे कैसे बात करूं. एंड आर परफॉर्म्ड बाय अस नोइंगली, हमारी इच्छा अनुसार. आर कॉल्ड वॉलेंटरी नर्वस. इन एक्शंस को बोलते हैं वॉलेंटरी एक्शंस. ये बात याद रख लेना. स्पीकिंग टू अ फ्रेंड, स्पीकिंग टू अ फ्रेंड, FRIEND, और बहुत सारी चीजें हैं, राइटिंग, डांसिंग, वट एवर इट इज. तो ये याद रख लेना, वॉलेंट्री एक्शंस, द वॉलेंट्री एक्शंस, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, द वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम helps us take voluntary actions under the, ये वर्ड देख लेना, कॉन्शियस, जिसके बारे में हमें पता चलता है, कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द ब्रेन, जिसके बारे में हमें एहसास होता है. सपोज वी आर वॉकिंग डाउन द स्कूल एट स्लो पेस, घड़ी देखी, लेट हो रहे हैं, ब्रेन तक मैसेज गया लेट हो रहे हैं, तो ब्रेन वहां से बॉडी में हाथ और पैरों को बोलेगा भाई जल्दी जल्दी अपने आप को चलाना शुरू करो, और लेट हो रहे हो तो भागना शुरू करो. ये सब जो भी एक्शन सोची समझी उसके अंदर होते हैं, उसको बोलते हैं वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम. अब अगला आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसका मेन जो ऑर्गन होता है दैट इज प्राइम मिनिस्टर. इंडिया में जितने भी बड़े डिसीजंस हैं
they all are taken by the control of prime minister, and after the prime minister, yeah, if prime minister is not present for some time, then it is done by home minister. So the prime minister of human body is brain. This is the highest coordinating body organ of the body, and then the second part is spinal cord. So the central nervous system consists of brain and spinal cord. ये डिपेंड करता है अलग अलग, एंड इसमें सारा कुछ उन्होंने एग्जांपल दे रखा है. द जॉब ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द जॉब ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS is to collect all the information from all the receptors जो मैसेज लेकर आते हैं, receptors in our body. This information is added together with previous messages. पहले भी हमारी लाइफ में जो हुआ होता है उसके साथ कनेक्टेड होता है. ये बात याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, क्या हुआ होता है, सब कंट्रोल होता है उसके बाद, एंड देन सेंट आउट टू इफेक्टर टू परफॉर्म द ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन. और जो एक्शन हम करते हैं वो एक्शन हमारी बॉडी में प्रॉपरली स्टोर होता है. तो सबसे पहले माता रानी का नाम लो और ढंग से ये वाले नोट्स बहुत बहुत अच्छे बनाना. इसकी तो स्क्रीनशॉट ले लेना. ब्रेन इज लाइक दिस, ये स्कल होता है, ये ध्यान दे लेना. माई डायग्राम इज नॉट वेरी गुड. इसको बोलते हैं क्रैनियम. क्रैनियम मीन्स स्कल, कलनी स्कल, ये याद रख लेना. और ये होता है ब्रेन. बहुत पतली पतली नर्व्स, मिलियंस ऑफ नर्व्स का बना हुआ होता है. बालों से भी पतली नर्व्स होती हैं. इसके डिपार्टमेंट्स होते हैं ब्रेन के अंदर, जो हमें अभी आपको बताएंगे, प्रॉपरली बताएंगे. परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम मत बनाना. जितना मुश्किल डायग्राम बनाओगे खुद को ही समझने में दिक्कत होगी. ब्रेन का जो ये वाला पार्ट होता है ना, आगे वाला पार्ट, ये मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको. इस आगे वाले पार्ट को बोलते हैं सेरेब्रम, ये याद रख लेना. और जो आगे वाला पार्ट है उस वाले पार्ट ऑफ ब्रेन को बोलते हैं फोर ब्रेन. और फोर ब्रेन का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सेरेब्रम. ये जो यहां वाला पार्ट है, हल्का हल्का सा दूसरा कलर पकड़ लेते हैं, ये वाला पार्ट जो है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं मिड ब्रेन, ये देख लेना. और यहां पर इस वाले पार्ट को, यहां पर जो पीछे स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर जो होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड हाइंड ब्रेन. इस पार्ट को बोलते हैं हाइंड ब्रेन. और हाइंड ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है स्पाइनल कॉर्ड, ये याद रख लेना. ब्रेन के मिड वाले पार्ट से कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमस, ये याद रख लेना. सेरेब्रम, ये जो इसके हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट को बोलते हैं सेरेबेलम, एक को बोलते हैं पॉन्स, और एक को बोलते हैं मेड्यूला. ये तीनों जो पार्ट्स हैं, ये तीनों पार्ट्स हैं आपके हाइंड ब्रेन के. थोड़ा ध्यान दे लेना. हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. आपके एग्जाम में कभी भी ब्रेन का फंक्शन नहीं आएगा. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, ब्रेन और ब्रेन और क्रैनियम के बीच में यहां पर एक लिक्विड होता है, साथ में प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है, थ्री पेयर ऑफ
वो होती है जिसे मेनिंजेस बोलते हैं, जो अभी मैं आपको थोड़ा सा नोट्स दे रहा हूं। ब्रेन का फंक्शन आएगा, ब्रेन के बारे में कुछ नहीं आएगा। इतना बता दूं, ब्रेन इट इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। इसके पोर्शंस होते हैं 4 ब्रेन डिपार्टमेंट्स, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। पीछे वाला ब्रेन, छोटा दिमाग जिसको बोलते हैं, कहीं से छोटा नहीं होता, बस ऐसी मजाक में। ब्रेन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहले ब्रेन को लेके थोड़े से नोट बना दो। इट इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, ऑर्गन ऑफ द बॉडी लिख देते। द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड इनसाइड स्कल। ये याद रख लेना, स्कूल मत लिख देना। थर्ड, इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स कॉल्ड क्रैनियम। सॉलिड होता है बट फिर भी इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी आता है। ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज सराउंडेड बाय 3 पेयर ऑफ membranes called meninges। स्पेलिंग देख लेंगे, MENINGES। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो मैंने ये बनाया हुआ है। आप ध्यान से देख लो, जबरदस्ती नहीं है। ये ब्रेन और ये स्कल के बीच में 3 पेयर ऑफ मेम्ब्रेन्स के, ब्रेन की जो नसें होती हैं वो बाल से भी पतली होती हैं। हम यूं यूं कर रहे हैं, ब्रेन स्कल से टकराया और कोई नस डैमेज हो गई, हम जिंदगी भर के लिए ऐसे हो गए। नहीं, आप रस्सा कूदते हो, उछलते हो, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में 3 लेयर्स, 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर, उन तीनों लेयर्स को बोलते हैं मेनिंजेस। इट दे प्रिवेंट द ब्रेन, दे प्रिवेंट द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। ये याद रख लेना। अगला क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, द स्पेस बिटवीन the membranes and the space between the membranes is filled। एक मेम्ब्रेन और दूसरी मेम्ब्रेन के बीच का जो वो स्पेस होता है, इट इज फिल्ड विद अ लिक्विड कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। एस लिखना था यहाँ पे, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये वर्ड देख लेना, स्पाइनल फ्लूइड, जिसको CSF बोलते हैं। कभी डॉक्टर साहब के पास जाके बोलना, सर ब्रेन के अंदर CSF होता है, तो डॉक्टर साहब अच्छे मतलब आपसे इंप्रेस हो जाएंगे। ये याद रख लेना, इट प्रिवेंट्स द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। पेयर ऑफ, ये याद रख लेना, पेयर ऑफ cranial nerves arise from ब्रेन। ये थोड़ा बहुत फंक्शन ऑफ ब्रेन हमने अभी कहीं नहीं करा, हमने सिर्फ कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रेन करा है। ब्रेन, स्कल, बीच में 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, इन्हें मेनिंजेस बोलते हैं। मेनिंजेस के बीच में होता है CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। ब्रेन बड़ा सही है, उन्होंने सिस्टम बना रखा है। द ब्रेन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। डिटेल, द फोर ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ, फोर ब्रेन का जो मेन पोर्शन होता है वो होता है सेरेब्रम। आपको ये बता दूं, आपकी बॉडी का जो मेन पार्ट होता है वो सेरेब्रम, ब्रेन का जो सबसे ज्यादा काम करने वाला पार्ट है, दैट इज सेरेब्रम। द फोर ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, मिड ब्रेन डज नॉट हैव एनी ब्रांच एंड द हाइंड ब्रेन की 3 ब्रांचेस होती हैं। एक होती है पॉन्स,
एक होती है सेरेबेलम, स्पेलिंग देख लेना, और एक होती है मेड्यूला। सबका अपना अपना काम है, ध्यान से देखेंगे तो लेट अस डिस्कस। द सेरेब्रम इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। जितना भी किसी को जवाब क्या देना है, क्या दिया था, उसने क्या कहा था, मैंने क्या सुना था, उसने मुझे क्या बोला था, मैंने उसे क्या कहा था, कल क्या कहूंगा, परसों क्या सुनूंगा, हे भगवान मुझे डेफिनेशंस याद करा दो, ये सब काम किसका होता है? सेरेब्रम का। ये याद रख लेना। इट इज द साइट ऑफ ऑल फैसिलिटीज, फैकल्टीज लाइक, सबसे पहले लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो बहाने मारते हो, पर्सनैलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर्सोनैलिटी, द वे यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये याद रख लेना। ऑल द थॉट्स, थॉट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मन में जो जो भी ख्याल आते हैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ये याद रख लेना। मूवमेंट्स, काफी मूवमेंट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ये याद रख लेना। एंड द सेरेब्रम हैज डिफरेंट एरियाज फॉर डिफरेंट फंक्शंस, दीज एसोसिएशन एरियाज, इन सेरेब्रम जो डिटेल में पढ़ेंगे वो, बट अभी नहीं पढ़ना उसे। द ये याद रख लेना, द एसोसिएशन एरियाज आल्सो स्टोर इंफॉर्मेशंस, आल्सो इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन, वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं, और ये बात याद रख लेना। दीज एसोसिएशन एरियाज, हाँ, द सेंसरी नर्व्स वेयर द sensory nerves where informations are received are also connected to four brain। सबसे ज्यादा जिम्मेदार पार्ट जो होता है वो फोर ब्रेन होता है, और उसके बाद सेरेब्रम, सेरेब्रम हैज मोटर एरियाज, सेंसर एरियाज भी हैं, मोटर एरियाज भी हैं, which from which instructions are sent to muscles to do various kinds of job। हर वो चीज अभी आप जो समझ भी रहे हो, ये भी फोर ब्रेन के थ्रू, सेरेब्रम के थ्रू हो रहा है, ये याद रख लेना। अब अगला जो पार्ट आता है, उन्होंने साफ एक एक लाइन में सीधी बात बोल दी, ऑल वॉलेंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय सेरेब्रम। हर वो एक्शन जिसका आपको ध्यान है, दे आर कंट्रोल्ड बाय सेरेब्रम, ये याद रख लेना। दिस हैपेंस, उसका कुछ वो नहीं है। अगला आता है फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन। द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन्स, मिड ब्रेन इज टू कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, एकदम जो मूवमेंट देनी पड़ जाती है, मूवमेंट ऑफ नेक, नेक एंड ट्रंक, और टू हेड भी। सेकंड इसका जो फंक्शन होता है, टू रिस्पॉन्ड टू विजुअल एंड ऑडिटोरी स्टिमुलाई, जो भी दिखता है उस पर क्या रिस्पॉन्स करना है, और जो भी सुनाई देता है उस पर क्या रिस्पॉन्स करना है, ये याद रख लेना। ऑल्सो एक और इसका काम होता है, टू कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई मसल्स। ये बस ध्यान से देख लेना और कुछ नहीं है। अगला आता है पॉन्स, हाइंड ब्रेन।
हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं. पॉन्स टेक्स पार्ट इन रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन. आपके घर में पंखा है जिसमें रेगुलेटर लगा हुआ है. अब गर्मी है तो पंखा तेज चलाना है, अगर ठंड ठंड मीठा मीठा मौसम है तो पंखे को स्लो कर देना है. तो ये रेगुलेटर ढंग से काम करेगा तो बॉडी ढंग से काम करेगी. खाना आपने खा लिया, जब एनर्जी ज्यादा चाहिए तो रेस्पिरेशन का रेट बढ़ना चाहिए, जब एनर्जी कम चाहिए तो रेस्पिरेशन का रेट नॉर्मल चाहिए. ये कौन ध्यान रखता है? इसका ध्यान रखता है पॉन्स. कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खाते हैं बट फिर भी पतले होते हैं, क्योंकि उनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा होता है. हम लोग कम खाते हैं बढ़ती हुई एज के साथ, बट और मोटे होते जाते हैं, फैलते जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमारा खाना जलाने का जो रेट है वो कम होता जाता है. ये याद रख लेना. ये पॉन्स के बारे में था. पॉन्स सेरेबेलम. सेरेबेलम हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोस्चर. आप कैसे खड़े हो, कई लोग कंधे झुका के, कई लोग ऐसे चौड़े होके, कई लोग नॉर्मल. आपका पोस्चर इज कंट्रोल्ड बाय सेरेबेलम. ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी, ये याद रख लेना. और हेल्प्स हेल्प्स टू टेक प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट बाय बॉडी. कभी कोई बहुत ज्यादा कोई बारीक वाला कोई काम करना हो, डार्ट्स खेलनी हो, तीर कमान करना हो, निशाना लगाना हो, इन सब के लिए सेरेबेलम का रोल होता है. ये याद रख लेना. और आगे उन्होंने क्या बोला है, हाँ जी, और मेड्यूला कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस, कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक लाइक हार्ट बीट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रुक गई तो गड़बड़ हो जाएगा. हार्ट बीट, ब्रीदिंग ब्रीदिंग ब्लड प्रेशर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो मैंने बताई हुई है, खाने की मूवमेंट, और स्वेलोइंग सटकना, कफिंग, स्नीजिंग, सेक्रीशन ऑफ सलाइवा. ये इतना ज्यादा इसलिए लिख दिया है कि कहीं कुछ मिस भी हो जाए, एक आधा पॉइंट मिस हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं. मेन पार्ट ध्यान दे लेना और इनको थोड़ा सा बस हाईलाइट करके अच्छे तरीके से, अगर आप ब्रेन का फंक्शन अभी 2 बार लिख लोगे ना और इसको कहीं ना कहीं सामने रख लोगे तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे. ब्रेन का फंक्शन काफी टाइम से आया नहीं है, तो आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देकर चलना. ब्रेन से जो कनेक्टेड होती है और बॉडी के लोअर पार्ट तक जाती है, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड धागा बहुत पतला होता है, बोनी बॉक्स से प्रोटेक्टेड होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर बाई चांस ये डैमेज हो जाए तो लोअर पोर्शन बॉडी का काम करना बंद कर सकता है और भी बहुत सारे डैमेजेस हो सकते हैं. तो लिखोगे पहला पॉइंट, इज अ cylindrical structure, is a cylindrical structure. It begins in continuation. It begins in continuation with medulla से शुरू होती है, medulla, and extended downwards. इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए. डाउनवर्ड्स इफेक्टिवली काम करती है. इट इज enclosed by a bony cage called vertebral column. जो ये हड्डियों के उसको बोलते हैं वर्टेबल कॉलम. स्पाइनल कॉर्ड is also
surrounded by membranes, ये नहीं दे रखा कितनी, called, याद रख लेना, meninges. meninges का काम होता है प्रोटेक्शन देना. as many as 31 pair of spinal nerves arise from spinal cord. ब्रेन को एक एक चीज की इंफॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी स्पाइनल कॉर्ड की होती है. ये बात याद रख लेना. द स्पाइनल कॉर्ड इज कंसर्न्ड, इट इज कंसर्न्ड विद स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शंस एंड कंडक्शन. ये वर्ड को पहले समझना. कंडक्शन ऑफ नर्व impulses, messages, nerve impulses to and from the brain. ब्रेन से ब्रेन तक जितने भी मैसेजेस इधर से उधर होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है. अगर बीच में स्पाइनल कॉर्ड की कोई नस दब जाए और उसके आगे बॉडी ऑर्गन जा रहा है तो वो बॉडी ऑर्गन काम करना बंद भी कर सकता है. तो ध्यान दे लेना. इसके बाद वो उन्होंने दे रखा है द वेरियस फंक्शंस ऑफ ब्रेन. द वेरियस फंक्शंस ऑफ ब्रेन हमने अलग अलग से वो जो कर दिए हैं वो ध्यान दे लेना. इसके बाद अब हमारे अंदर नर्वस सिस्टम के साथ साथ होते हैं हॉर्मोन्स. अब इस बात को प्लीज समझना. हॉर्मोन्स का काम होता है. हॉर्मोन्स के बारे में मैंने डिटेल में नहीं समझाया हुआ, अब समझाऊंगा. दे आर स्पेशल chemical substances secreted in very small amounts. स्मॉल अमाउंट्स में सेक्रीट होते हैं. इससे कहीं ये नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है. बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यूज कॉल्ड, जो टिश्यूज इनको बनाते हैं उनको बोलते हैं ग्लैंड्स. ये याद रख लेना. और बुक में डायरेक्टली एक वर्ड लिखा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स. बता दूंगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन भी. हॉर्मोन्स का काम क्या होता है? हॉर्मोन्स का ना बड़ा रोल होता है. दी हॉर्मोन्स कोऑर्डिनेट दी एक्टिविटीज ऑफ लिविंग organisms and also their growth. कहीं ना कहीं मेल्स में फिजिकल पावर थोड़ी सी ज्यादा होती है, जबकि आप देखो आपको भी वही खाना मिलता है जो आपकी बहन को मिलता है. तो थोड़ा सा फिजिकली स्ट्रांग होने का रीजन ये होता है कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन बनता है टेस्टोस्टेरॉन. टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन ज्यादा बनने से हमारी बॉडी थोड़ी ज्यादा मस्कुलर होती है और हमारी बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है देन अ फीमेल. फीमेल्स की बॉडी में प्रोजेस्ट्रॉन बनता है जिसकी वजह से उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, ग्लोइंग होती है और दैट गिव्स ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर टू अ गर्ल. ये हार्मोनल सिस्टम होता है. लड़कों के बाल एक उम्र के बाद झड़ने लग जाते हैं. दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सम हॉर्मोन्स. तो ये याद रख लेना. अगर बॉडी में कोई हार्मोन की कमी है तो वो हार्मोन नहीं है तो वो बॉडी ऑर्गन ढंग से काम नहीं करेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉर्मोन्स. केसर वाले दूध में, दूध भले ही बड़ा ग्लास हो और केसर का एक वो डलेगा, केसर देखा एक बाल, बट वो जो एक बाल होगा वो पूरे के पूरे दूध का टेस्ट बिल्कुल चेंज कर देगा, दूध की खुशबू अलग कर देगा और दूध की गुणवत्ता को बढ़ा देगा. और अगर केसर नहीं होगा तो जितना मर्जी दूध हो वो केसर वाला दूध नहीं कहलाएगा. तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर secreted in small amounts by endocrine
glands. पहले ये याद रख लेना. Second, they are poured directly into blood. जैसे बने ब्लड में चलो, and are carried throughout the body by blood circulatory system, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है. ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दी हॉर्मोन्स. ये वाला पॉइंट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना. दी हॉर्मोन्स हैव देयर इफेक्ट different from the sites where they are made. अगर कोई हार्मोन गले में बना है तो उसका रोल पेट में होगा, कोई पेट में बना है तो उसका रोल पेट के अलावा कहीं और होगा. ये पॉइंट याद रख लेना. सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स. ये याद रख लेना. चौथा पॉइंट, हॉर्मोन्स. दी हॉर्मोन्स एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन्स. जहां एक्ट करना है वहीं एक्ट करेंगे, उसके अलावा वो किसी भी काम का नहीं है. ये बात याद रख लेना. दी हॉर्मोन्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, कोऑर्डिनेट द activities of the body and also its growth. थोड़ा सा ध्यान से देख लेना. ये कैरेक्टरिस्टिक पूछी नहीं जाएगी, बट जिस दिन पूछी गई उस दिन बच्चे आकर त्राहिमाम त्राहिमाम बोलेंगे कि पेपर मुश्किल आया था. ये कैरेक्टरिस्टिक ढंग से एक बार लिख लेना. इन द नेक्स्ट लेक्चर में आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बताऊंगा. एक टेबल होता है बॉडी में, पहले समझना. सबसे पहले ग्लैंड का नाम बताएंगे, उस ग्लैंड की लोकेशन बताएंगे, फिर वो जो हार्मोन बनाता है वो बताएंगे, और उस हार्मोन का फंक्शन बताएंगे. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ग्लैंड एक्सोक्राइन है या एंडोक्राइन है ये बताना जरूरी है. मेरे को लग रहा है कि अब भी बता देता हूं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इन आवर बॉडी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. और कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो एक्सोक्राइन भी होते हैं और एंडोक्राइन भी होते हैं. तो बच्चा कहेगा नाम ये अजीब लग रहा है, जल्दी से बताओ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं. The exocrine glands are the glands having ducts. Are the glands having ducts. Ducts मतलब थैलियां, जहां पर ये अपने हार्मोन को स्टोर कर सकते हैं. एग्जाम्पल, सेलिवरी ग्लैंड जो अपनी सलाइवा को स्टोर करता है सेलिवरी डक्ट में. ये याद रख लेना. अ ग्लैंड विच डू नॉट हैव अ डक्ट, a gland which do not have a duct and pours its secretion directly into blood is called एंडोक्राइन ग्लैंड. ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं, जिनके अंदर डक्ट्स नहीं होते. ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रक्चर और ये सब बता चुका हूं मैं. द वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडीज आर शोन, वो भी हम डायग्राम बना लेंगे. द एंडोक्राइन रिलीज ये भी दे रखा है, डक्टलेस हार्मोन इज अ काइंड ऑफ, ये भी बता दिया. Some of the glands in our body have both exocrine and endocrine functions. एक वो वाला ग्लैंड होता है दी
पैनक्रियाज टेस्टिस मेल्स में और ओवरीज फीमेल्स में, ये तीन ऐसे ग्लैंड्स हैं जो एक्सोक्राइन भी हैं और एंडोक्राइन भी हैं, जो अपनी सेक्रेशन को स्टोर भी करके रख सकते हैं या डायरेक्टली ब्लड के अंदर भी डाल सकते हैं। इनको दे आर एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देख लेना। द टेस्टीज आर द ग्लैंड्स व्हिच एक्ट एज एंडोक्राइन and secrete the hormone called testosterone. They act as exocrine and release sperms into the duct called, ये डिपेंड करता है, एक से ज्यादा हार्मोन्स बनाते हैं तो दोनों फंक्शंस करते हैं। ये प्लीज ध्यान से लिख लेना। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि बहुत छोटा सा लेक्चर होगा और उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी। खुश रहो भैया और औरों को भी खुश रहने दो। थैंक यू।